हे गाइस, आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो जो कि होने वाला है डीएसए के रोड मैप के लिए। वीडियो होगा 3 पार्ट्स में। सबसे पहले मैं बताऊंगा रोड मैप उनके लिए जो एब्सोल्यूट बिगनर है, जिनको कुछ भी पता नहीं है कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है, क्या रोड मैप होगा। दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी एक बेस बना चुके हैं, 100-200 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब उनको एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाना है। और तीसरे वो लोग जो ऑलमोस्ट कॉलेज के 3rd ईयर में है या कॉलेज पास भी कर चुके हैं, उनको सब कुछ आता है, डीएसए में सब कुछ लगा रखा है, स्ट्राइवर, नीट कोड, ग्राफ, डीपी, लेकिन जॉब नहीं लग रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो एब्सोल्यूट बिगनर है, अभी कॉलेज या फर्स्ट या सेकंड ईयर में है और डीएसए स्टार्ट करने वाले हैं। पहली गलती जो मैंने अपने टाइम में की थी, आज से 8-10 साल पहले, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया था ये देखने में कि कौन सी लैंग्वेज सीखें। तो यार एक बात मैं आपको हार्ड ट्रूथ बताता हूँ, डीएसए में जो भी आप करोगे ना, कंपनी के अंदर वो वाली लैंग्वेज ही नहीं यूज होती है, अलग ही C++, अलग ही जावा चलती है। तो आप ये मत सोचो कि मैं जावा ही सीख लेता हूँ, कंपनी के अंदर भी काम आएगी, डीएसए में प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन आज भी रिसोर्सेज सबसे ज्यादा C++ में ही अवेलेबल है और C++ सबसे फास्ट लैंग्वेज होती है। तो अगर आप बीच में कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी जाना चाहोगे तो C++ वहां पे आपके काम आएगी। एनीवेज, आज के जमाने में कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फैंक्स बैंक्स के लिए जितना कि लीड कोड और नॉर्मल डीएसए के क्वेश्चन है, बिकॉज पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज कोई भी चूज करनी है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है C++ या जावा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो। तो अगर आप पाइथन सीखोगे ना तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस तो इनबिल्ट ही होते हैं, बट C++ अगर आप सीखोगे तो बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। देखो यार, ये डीएसए ना एक युद्ध के मैदान की तरह है जहां पे आपको डिफरेंट हथियार चलाना आना चाहिए, भाला फेंकना, तलवारबाजी, ढाल, धनुष बाण, ये सब सीखने के बाद आपको युद्ध में लड़ना है। और कब कौन सा हथियार यूज करना है ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है C++ ले लो या जावा ले लो। दूसरा, कितना डिटेल में जाना है, तो इमेजिन करो यार कि एक 5-6-7 साल का बच्चा है, उसको हमने बुलाया और बोला बेटा तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, लेकिन जब तुम 17 या 18 साल के होगे तो तुम्हें 12th क्लास का एग्जाम पास करना पड़ेगा। आपको लगता है वो पास कर पाएगा? नहीं, क्योंकि सबसे पहले वो जाएगा 12th क्लास का सिलेबस डाउनलोड करेगा, जहां वो पहली लाइन पढ़ेगा जिसमें 10 वर्ड होंगे, उनमें से 9 उसको पता नहीं होंगे। बाय चांस बहुत अच्छा बच्चा भी हुआ, उसने एक एक करके पढ़ना भी चालू किया, तो आपको लगता है इतना छोटा बच्चा 12th क्लास की चीजें पढ़ समझ पाएगा? नहीं। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है डीएसए में। स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, एक लैंग्वेज C++ का एग्जांपल ले लेता हूं। देखो यार, डीएसए में ना बहुत ज्यादा आपको C++ का ये सब नहीं समझना है, स्मार्ट पॉइंटर क्या होते हैं, म्यूटेक्स क्या होते हैं, वो सब कहीं काम नहीं आता है। आपको सिर्फ फॉर लूप चलाना आना चाहिए, आपको व्हाइल लूप चलाना आना चाहिए, आपको एसटीएल आनी चाहिए। एसटीएल इज कॉल्ड एज एसटीएल में जैसे ये सारी चीजें होती है कि जैसे मैप होते हैं 2 तरह के, अनऑर्डर्ड मैप, ऑर्डर्ड मैप। उसके बाद जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है क्यू, स्टैक। अब आप ये मत करना कि हाँ क्यू में क्या होता है कि फ्रंट से डिलीशन होता है, बैक से इंसर्शन होता है, हो गया क्यू। हाँ, ये तो आपने केवल हथियार चलाना सीखा, इसको कैसे यूज करोगे युद्ध में जब क्वेश्चन आएगा वो भी आपको सीखना है। बट पहले आप ये कॉमन डेटा स्ट्रक्चर समझ लो, क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, एसटीएल में इनकी सिंटैक्स क्या होती है, और व्हाइल लूप, फॉर लूप चलाना आता है। उसके बाद आपको बिगिनर लीड कोड पे जाना है। लीड कोड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, और भी अवेलेबल है, बट सबसे अच्छा लीड कोड ही है क्योंकि उसमें मल्टीपल तरह के फिल्टर आपको मिलते हैं और इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लीड कोड से उठा के कर लिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले बिगिनर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल आपको जाना है, टैग इजी सिलेक्ट करना है और बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, इन दोनों के 20-20 क्वेश्चन लगा देने हैं। अब आपको लगेगा कि यार सॉर्टिंग क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, तो इतना सिंपल है, इसमें तो फॉर लूप चलता है, मैं तो आराम से चला दूंगा। तो भैया इन्हीं टॉपिक पे मेरे लेवल पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आज भी दिमाग घूम जाता है। तो कई बार आप क्या करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल 2 सम का नॉर्मल क्वेश्चन अगर आप पहली बार देख रहे हो, सोल्यूशन पता नहीं है, तो आपको एक नई चीज उसमें सीखने को मिलेगी कि हम सॉर्ट कर देंगे, एक पॉइंटर फ्रंट में लगाएंगे, एक बैक में लगाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें ना जो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखोगे, वही आगे जाके बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का हथियार बनेगा। तो आपको 20-20 क्वेश्चन बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, इन पे लगा लेने हैं। रिकर्शन, डीपी, ग्राफ के बारे में सोचना भी मत। 40-50 क्वेश्चन होने के बाद आपको जाना है स्ट्राइवर पे, उनकी 150 की शीट लगानी है। उस 150 की शीट में आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। स्ट्राइवर ने इतना अच्छे से आपको बताया हुआ ना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं जानता भी नहीं हूं ना, मेरी कभी बात हुई है, ठीक है।
और मैंने उनकी कोई शीट बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं की थी जब मैं आपकी स्टेज पे था, क्योंकि तब स्ट्राइवर ने वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं की थी। ठीक है, रिकर्शन सीखना है। रिकर्शन आपको डीपी ग्राफ दोनों जगह काम आएगा। डीपी ग्राफ से ही आपका सिलेक्शन होगा। आज के ज़माने में इन्फोसिस भी पूछने लगी है। ठीक है, वो हमारा ज़माना अलग था जब इन्फोसिस सिंपल पूछती थी। हम लोग के टाइम में तो एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछती थी, इन्फोसिस पूछती नहीं थी कोडिंग वोडिंग। ठीक है, गूगल को छोड़ के कोई और कंपनी ग्राफ भी नहीं पूछती थी। अमेजॉन भी डीपी ग्राफ नहीं पूछती थी, नॉर्मल क्वेश्चन पूछती थी। बट आज ज़माना चेंज हो चुका है। तो पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरे स्टेप में आपको रिकर्शन सीखना है। रिकर्शन सीखने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री, इन दोनों के लगाने हैं। 20 से 25 क्वेश्चन जब आप लगा लोगे ना, तब उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको लगाने कैसे हैं। सिंस यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बारे में कुछ कुछ सोचते रहोगे। 6-6 घंटा 8-8 घंटा उल्टी सीधी चीज दिमाग में आएंगी। वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सब पुराने रोड मैप में होता था जो आज से 5-7 साल पहले हम लोग के लिए दिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। आपके ज़माने में बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जितना हमें चाहिए बस उतना करो, फालतू की इधर उधर चीज़ें नहीं समझनी है। ठीक है, आपको जाना है स्ट्राइवर पे, जितना उसने बताया है उतना समझ लो। घूम फिर के आप 1 साल के लिए मेरा बताया हुआ रोड मैप मत फॉलो करना, घूम फिर के यहीं पे आओगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दुनिया भर की चीज़ पढ़ोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, सरदर्द हो जाएगा, घूम फिर के फिर स्ट्राइवर के पास आओगे। ठीक है, उसकी 150 की सीट ही काम आएगी। बाइनरी सर्च वगैरह क्वेश्चन लगाए, कैसे लगाने हैं, ज़्यादा देर आपको सोचना नहीं है। आधा 1 घंटा सोचा, नहीं समझ में आया, तुरंत गए वीडियो देखा, वीडियो में उसने जो बताया उसको समझ लिया, एक बार खुद से कोड किया, फिर आगे बढ़ जाओ। लेकिन इस क्वेश्चन को मार्क करके रख लो, अगले दिन वापस आओ फिर लगाओ। मोस्ट प्रोबेबली आपसे वो क्वेश्चन फिर से नहीं होगा, फिर से जाके सॉल्यूशन देखो, समझो, फिर से लगाओ। ये प्रोसेस ना कई बार आपको करना पड़ेगा। अब मैं भी 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन लगा के बैठा हूं, आज भी इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ है कि आज कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर दूंगा। इवन जो बंदा गूगल माइक्रोसॉफ्ट में भी है, आप उससे भी जाके पूछना कि भाई गूगल तेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं क्वेश्चन दूं सॉल्व कर लेगा, फुल कॉन्फिडेंस है, वो पता है क्या बोलेगा, हाँ यार कर लूंगा। मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं होगा, नहीं आता यार, ये डीएसए टॉपिक ही ऐसा है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आज जो क्वेश्चन करोगे पहली बार में हो गया, 2 महीने बाद हो सकता है ना हो। इसलिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से जाना है। बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने, इससे आप रिकर्शन समझोगे। इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड रिकर्शन। इतना करने के बाद, ये सब करने में आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको मूव करना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। अगेन स्ट्राइवर से ही आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। उसकी 150 वाली शीट उठाना, 450 मत उठाना, क्योंकि 450 थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, पुराने जमाने की क्वेश्चन है, काम नहीं आएंगे तुम्हारे। 150 उठाना। ठीक है, डीपी में भी कई तरह से पैटर्न होते हैं, वो सारा स्ट्राइवर ने बताया हुआ है, वहां से आपको जाके पता लग जाएगा। 50 क्वेश्चन, मात्र 50 क्वेश्चन, हर एक पैटर्न के 4-4, 5-5 क्वेश्चन है, उतना लगा लेना। ठीक है, उसके बाद मूव करना है आपको ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ में कुछ ही कुछ एल्गोरिदम होती है, और मैं नाम गिना दूं, प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्काल एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ, जिक्स्ट्रा एल्गोरिदम हो जाती है, एक फ्लॉड वॉर्सल जो भी नाम है उसका, वो हो जाती है। 2-3 एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट पाथ की, स्पैनिंग ट्री की, प्रिम्स और क्रुस्काल हो गई। उसके बाद नॉर्मल बीएफएस डीएफएस है। बीएफएस डीएफएस तो आप ट्री करते टाइम ही समझ जाओगे, बट होगा क्या, कंफ्यूजन, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी ना। हथियार आपने बहुत सारे सीख लिए, रिकर्शन, डीपी, बीएफएस, डीएफएस, युद्ध में लड़ना कैसे है वो आप अभी नहीं समझ पाओगे। मुंह से बोलोगे बीएफएस, कोड में लगाओगे डीएफएस, होता है। मुंह से बोलोगे प्रिम्स, कोड में लगाओगे क्रुस्काल। ठीक है, तो ये घबराना मत, आपको सोशल आइसोलेशन लगेगा, डिप्रेशन, डीएसए करते करते, डीएसए की जर्नी में एक बार डिप्रेशन सबको आता है, आपको भी आएगा, बट घबराना नहीं है। बीच में प्यार व्यार हो जाएगा ये सब, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, प्यार का चक्कर मौत से टक्कर, तो उससे बच के रहना। ठीक है, अब आते हैं, आपका बेस बन के तैयार हो चुका है, लगभग 100 क्वेश्चन आप लगा चुके हो। अब आपको और इनहेंस कैसे करना है। नाउ यू हैव टू स्टेप इनटू नीट कोड। नीट कोड ने जितने भी क्वेश्चन लगाए ना, सारे गूगल टैग्ड, अमेजॉन टैग्ड, उबर टैग्ड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं। नीट कोड में पॉसिबिलिटी ये है कि 90% ऑफ द क्वेश्चन पहली बार में आप कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखना, समझना, करना, उसके बाद आपको एक दिमाग में फिक्स भी करना पड़ेगा उसका सॉल्यूशन। मतलब कोड का रट्टा नहीं मारना है, जो पैटर्न है आपको समझ में आएगा वो पैटर्न याद करना। जैसे लेजी प्रोपोगेशन, ये सब वहां पे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, बकेट सॉर्ट, ये सब किताबों में नहीं मिलेगा, बट
ये आगे जाके जो हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनमें ये पैटर्न्स यूज होंगे। अब नीट कोड की भी जो 150 की सीरीज है वही आपको लगानी है। ऐसे तो उसने 900 क्वेश्चन पता नहीं कितने सारे लगा के रखे हैं, वो टाइम वेस्ट होगा। आपको सिर्फ 150 की सीरीज लगानी है। लीड कोड में ऐसा मत करना कि प्रीवियस ईयर गूगल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन, क्योंकि लोग कुछ भी जाके वहां पे टैग कर देते हैं, कुछ भी फालतू फालतू क्वेश्चन आप लगाते रहोगे। बेस्ट तरीका क्या है बिगनर के लिए? स्ट्राइवर की 150 की सीरीज जब उतना हो जाए उसके बाद नीट कोड पे स्टेप इन करना है, 150 क्वेश्चन वहां से लगा लेने हैं। इससे आपका बेस बन के तैयार हो जाएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप करने का वजह क्या थी? वजह ये थी कि आज के जमाने में जब आप क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होगा। हो सकता है उसके अंदर स्टैक भी लग रहा हो, मैप भी लग रहा हो, रिकर्शन भी लग रहा हो, ग्राफ का कोई कॉन्सेप्ट भी लग रहा हो। तो ये सारे हथियार युद्ध में लग रहे हैं। अब उन सब की पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद युद्ध में कहां किसको यूज करना है ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। गलत हथियार आप गलत युद्ध में नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। बाहुबली मूवी में याद है भल्लाल देव क्या करता था? जो अटैक करने वाले हथियार थे वो बाहुबली को दे दिए थे, जो डिफेंस करने वाले हथियार थे वो अपने पास रख लिए थे। बट क्योंकि बाहुबली के पास एक्सपीरियंस था इसलिए उसने अटैक करने वाले हथियार से भी डिफेंस कर लिया। सेम चीज आपके साथ भी होगी। एक क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से स्टैक और क्यू से सॉल्व होता है, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप हैश मैप से भी कर दोगे, लेकिन आपको वो सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। तो ये इतनी प्रैक्टिस होने के बाद, नीट कोड का 150 सॉल्व करने के बाद अभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब आपको लीड कोड के सिर्फ मीडियम और हार्ड क्वेश्चन ही करने हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था, मैंने अभी रिसेंटली बहुत रिसर्च करके कुछ 400-500 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सारे बाप लेवल क्वेश्चन है जिससे आपका दिमाग खुलेगा। वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी मैंने स्ट्राइवर और नीट कोड के ही क्वेश्चन उठाए हैं बट सिलेक्टेड। उसमें मैंने कलर कोडिंग भी समझाई हुई है, कैसे उस शीट को यूज करना है वो आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद सबसे हार्ड ट्रूथ, वो लोग जो ऑलरेडी अपना बेस बना चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं लग रही, तो भाई ये सबके साथ हुआ था, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। हमारे हाथ में मेहनत है, मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल किस्मत खुलेगी, क्योंकि एवरी डे इज नॉट अ संडे यार। आपको सब कुछ भी आता है फिर भी कभी वो लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर ही दूंगा। फॉर एग्जाम्पल भाई सभी के साथ इस तरह की चीजें होती है यार। अब सेगमेंट ट्री, फैनविक ट्री, ये सब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है। मुझसे लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट में पूछ लिया, दिमाग घूम गया भाई, नहीं पढ़ के गया था यार, क्योंकि लीड कोड के क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिया क्या करूं। इस तरह की चीजें सबके साथ होती हैं। करियर में डिमोटिवेशन भी आएगा। गूगल इज नोन फॉर आस्किंग डीएसए क्वेश्चन, मुझसे पूछ लिया था डिजाइन, मतलब लो लेवल डिजाइन का क्वेश्चन, जबकि रिक्रूटर ने फोन में बोला था इट्स प्योरली डीएसए, फोकस ऑन डीएसए। गूगल वाले रिक्रूटर आपको रिसोर्सेज भी भेजते हैं कहाँ से पढ़ना है, वहाँ पे उसने जो रिसोर्सेज भेजे थे वो भी यही सब थे, स्ट्राइवर, फ्राज, नीट कोड, और उन्होंने बोला प्योरली डीएसए पूछ लिया डिजाइन। तो ये सब चीज़ें आप सभी के साथ होंगी, लेकिन लगे रहना है। जब आपकी 50-60% प्रिपरेशन हो जाए, कहने का मतलब कि अगर आप 10 क्वेश्चन उठाओ मीडियम लेवल के लीड कोड के, उनमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आप बिना सॉल्यूशन देखे कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी 60-70% प्रिपरेशन हो चुकी है, यू आर रेडी फॉर जॉब्स। तो अब आपको अप्लाई करना चालू करना है। अब अप्लाई करने का भी कोई लॉजिक नहीं है यार। जितनी ज्यादा एप्लीकेशन भेजोगे प्रोसेस मतलब उतना ही आपका बढ़ जाएगा। आज के जमाने में रेफरल का भी कोई बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया है आपके लेवल में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो। मेरे लेवल में रेफरल का मतलब रहता है क्योंकि हमारी रिज्यूमे में काम दिखता है यार, एक्चुअल काम जो कंपनी के अंदर किया है। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के आपके लेवल पे उतना काम नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको ज्यादा एप्लीकेशन भेजनी है। रिज्यूमे कैसे बनानी है इस पे एक अलग वीडियो में बना दूंगा आज के टाइम पे, क्योंकि एआई भी आ चुका है। आपको जितने पिछले मिलेंगे ना वीडियोस, उस जमाने में एआई नहीं आया था, तो उस जमाने में हम लोग कैलकुलेटर ऐप और छोटा मोटा बिटकॉइन का ऐप ये सब कुछ बना देते थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे एआई का एक प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी। तो उस पर कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज है मेरे पास जो मैं आपको शेयर करूंगा दूसरी वीडियोज में, ठीक है। तो ये था यार डीएसए का रोड मैप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यार कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है ना, वो जिम की तरह है। आप जिम में जाते हो तो क्या करते हो, एक एक करके एक एक मसल को ट्रेन करते हो, ठीक है। बॉडी दुबले पतले से जाते हो, 2-3 साल मेहनत करने के बाद हैवी बॉडी बनती है, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है यार। रोज रोज आपको 1-1, 2-2 घंटा करना पड़ेगा। आप सोचो 6 महीने का दम मैं 10 ही दिन में लगा दूं या 2 दिन में ही लगा दूं। 8 गए उठा के 500 मार रहे हैं बाइसेप्स, उसके बाद ट्राइसेप्स मार रहे हैं पूरा दिन 8-8 घंटा, ठीक है। मारे जा रहे हैं शोल्डर, तो उससे क्या होगा, बीमार हो जाओगे, अगले दिन हॉस्पिटल में जाओगे। ये काम नहीं करना है। सेम चीज डीएसए में भी यार, वहां पे भी आपके दिमाग की मसल ही बन रही है जो एक एक करके आपको ग्रो करनी है,
ठीक है। स्टैक क्यों आपको लगता होगा इसमें क्या है, बड़ा सिंपल है यार, ऊपर डालो ऊपर से ही निकाल लो। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग घूम जाएगा स्टैक से करने वाले क्वेश्चन का, समझ में नहीं आएगा करें कैसे। ये सिचुएशन बहुत आएगी कि यार ये तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि इसको कैसे करूं। तो वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं यार, कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतने एक्सपीरियंस से आएगा। नाउ आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि यू डोंट नीड टू रन अवे फॉर 500 क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू रन अवे फॉर 100 क्वेश्चन। सब फालतू की बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ भाई, 500 क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे 500,000 क्वेश्चन लगाए थे, फिर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया था। अभी लीड कोड प्रोफाइल डिलीट करके दोबारा 500 क्वेश्चन लगाए समझ समझ के, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। वही चीज़ आपको भी करनी है। तो मेरा ये मानना है कि स्ट्राइवर की 150 सीरीज फिर नीट कोड की 150 सीरीज अच्छे से लगा के 2-3 बार रिवाइज करके तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे ना तो हो सकता है एक ही कॉन्सेप्ट में 50-100 क्वेश्चन लगाते जाओ, उससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई होगा कि वाह मुझसे हो गया। तो आपको ये काम नहीं करने हैं, पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, 2 बार रिवाइज करना है, उसके बाद आप पे इस लेवल का कॉन्सेप्ट आएगा कि एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन का कि ये चाहता क्या है। और अगर आप मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच ना बता पाओ तो एटलीस्ट एन स्क्वायर की तो बता दो। आज के जमाने में इंटरव्यू में ना सारे क्वेश्चन एन लॉग एन, बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ लॉग एन, बिग O ऑफ एन लॉग एन, इसमें ही एक्सपेक्ट किए जाते हैं। एक और वीडियो में मैं एक बहुत बढ़िया तरीका भी बताऊंगा जिसमें आप पता लगा सकते हो कि यार ये जो क्वेश्चन है उसका मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लॉग एन में होगा या ओ एन में होगा या ओ एन लॉग एन में होगा। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि यार मुझे कम कुछ ना कुछ करके बिग O ऑफ एन में लाना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन, बिकॉज दैट्स द मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच। क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम आपको नहीं पता होता ना कि इसकी और ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकती है। तो आपको एक थॉट प्रोसेस पता लगेगा कैसे हम पहचाने कि कितना मोस्ट ऑप्टिमाइज जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यही था आपके लिए डीएसए का रोड मैप। कमेंट में जरूर बताना, जहां मैं आपको कुछ रिसोर्सेज की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। नीट कोड स्ट्राइवर को मुझे लगता है आप में से सभी जानते होंगे। और इधर उधर के कोर्सेरा के कोर्स ये सब मत पढ़ने चले जाना, दुनिया भर की कोसा राजू एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम, फेनविक ट्री, ये ट्री, वो ट्री, वो सब नहीं समझना है। मैं कॉन्सेप्ट गिना देता हूँ यार। डेटा स्ट्रक्चर जो आपको समझने हैं, हीप, क्यू, स्टैक, ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप, 4 हो गए, लिंक लिस्ट 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ग्राफ, डीपी, बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, ग्राफ के अंदर कुछ एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम क्या है, लगभग 8-9 एल्गोरिदम है। प्रिंस एल्गोरिदम, क्रुस्काल एल्गोरिदम, डिसजॉइंट सेट, यूनियन फाइंड, उसके बाद है आपका ये फ्लॉयड वॉर्शल और जिक्स्ट्रा। अच्छा, फ्लॉयड वॉर्शल, जिक्स्ट्रा, एक का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिदम है। ये 7-8 एल्गोरिदम हो गई। BFS, DFS, इतना ही सीखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा ना कि क्वेश्चन का जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना कि अप्रोच कैसे करें, तो आप चेकलिस्ट करोगे, यार ये बाइनरी सर्च का तो लग नहीं रहा है, यार ये ट्री का भी नहीं लग रहा है, यार ये कुछ प्रायोरिटी क्यू का लग रहा है, मुझे लग रहा है। तो वैसे वैसे करके आप चेकलिस्ट बना बना के कैंसिल करते जाओगे, आपको लगे हाँ प्रायोरिटी क्यू से हो सकता है, चलो प्रायोरिटी क्यू लगा के देखते हैं। ठीक है, तो उस लेवल तक जाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में कि कितना टाइम लगेगा। देखो यार, ऑनेस्टली बताऊं, 1 साल तो मिनिमम लगेगा, जिसके बाद आप सीख सब गए होगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका डाउन ही रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ा है उतना ज़्यादा कंफ्यूजन भी है, तो उसको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अब मैंने बताया जिम की तरह है, आपको 10 दिन का दम 1 दिन में नहीं लगाना है, रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मिनिमम आपको 1 साल तो बेस बनाने में लगेगा, उसके बाद 1 साल आपको ये एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगेंगे, ग्राफ और डीएसए के। ये सब करने के बाद आप इस लेवल पे आओगे कि इंटरव्यू देते टाइम आपके हाथ नहीं कांपेंगे, पसीना नहीं आएगा, आंसू नहीं निकलेंगे। और डीएसए को यार छोड़ना नहीं है। जिम में जाते हो, बॉडी बनाते हो, उसके बाद 6 महीने गैप किया, ये सब मसल पूरे ढीले हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा लटक जाते हैं, मैन बूब्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही डीएसए भी है, 3 महीने का भी आपने गैप ले लेना, उड़ जाता है आपके लेवल पे, मेरे लेवल पे नहीं, क्योंकि हम लोग अपना बेस ऑलरेडी बना चुके हैं। तो 6 महीना भी गैप कर लेना, हमको रिकवर करने में सिर्फ 1 महीना ही लगेगा। बट आपके लेवल पे वैसा नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है। तो यार ये मान के चलो कि 2 साल तो आपको करना ही है, उसके बाद ही आप इस लेवल पे पहुंचोगे।
कि भाई आज के ज़माने में मार्केट इतना खराब है ना, 1000 एप्लीकेशन भेजोगे, 5 शॉर्ट लिस्ट होंगी। उन 5 में 4 में तो रिक्रूटर बोल देगा ठीक है हम रिज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वी विल गेट बैक टू यू इफ इट इज गेट शॉर्ट लिस्टेड। ऐसा अगर उसने बोल दिया ना तो पक्का ही आपको कॉल नहीं आएगा। बताऊं किस लिए? वो ऑलरेडी आपकी रिज्यूमे पढ़ चुका है, देख चुका है, उसके बाद ही उसने आपको कॉल किया है। तो 1000 एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन होगी जहां आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा। क्या इतने गंदे लक को भी आप, मतलब इतनी गंदी पॉसिबिलिटी को भी आप लक पे छोड़ना चाहोगे? वो जमाना अलग था जब 10 बार एप्लीकेशन भेजो, 2 बार 3 बार 4 बार कॉल आ जाता था। तब लोग सोचते थे कि यार डीप में क्यों पढ़ो, अभी इतना पढ़ो, इंटरव्यू दो, वहां पे हमें पता लगेगा और डीप में जाना है तब हम और डीप में पढ़ेंगे। अभी ऐसा नहीं है, पहले से आपको तैयार रहना है। आपके लेवल पे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है क्योंकि एआई वीआई आ गया है, तो SD1 को तो वो अब हायर ही नहीं करते हैं। SD1 का काम क्या होता था? SD2 बताएगा हाँ भाई ये एपीआई बनाओ जिसमें ये डेटा आएगा, ये रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग बना देते थे। तो भाई वो अब मैं चैट जीपीटी को बता दूंगा, आपसे जल्दी वो बना के दे देगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। डीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से करो और कमेंट में ज़रूर बताओ आप अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स हो। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी।